अंकिता, नम्रता, वीर और राजू सुंदरवन जंगल की सीमा पर खड़े हुए अपनी खराब कार को देखे जा रहे थे। राजू, मैंने तुम्हें मना किया था ना इस खटारा कार को लाने के लिए, लेकिन पता नहीं तुम्हें यह कार कितनी पसंद है। मत भूलो अंकिता, हम इसी कार से मुंबई से सुंदरवन तक ट्रैवल करके आए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम आगे जाएंगे कैसे? गई भैंस पानी में, मतलब हम अब जंगल में कैंपिंग नहीं कर पाएंगे। तभी उन चारों के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। वैसे भी आप इस कार से इस जंगल में नहीं घूम पाते साहब। सामने एक लंबी चौड़ी कदकाठी वाला व्यक्ति एक जीप लिए हुए खड़ा था और उन सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा नाम कल्लू है साहब, मैं गाइड भी हूँ और ड्राइवर भी। अगर आपको इस जंगल में घूमने का मजा लेना है तो मेरी जीप में बैठ जाइए। यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट मेरी जीप में ही बैठकर इस जंगल की सैर करते हैं। वो चारों दोस्त कल्लू की जीप पर सवार हो गए। कल्लू उस जीप को जंगल के कच्चे रास्ते की तरफ दौड़ाने लगा। तभी उन चारों की नजर जंगल के अंदर बनी हुई एक पक्की सड़क पर गई। कल्लू, ये पक्की सड़क कहाँ जा रही है? ये सुनकर कल्लू बुरी तरह से चौंक गया। साहब, ये सड़क हाल फिलहाल ही बनी है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, हम इस रास्ते से जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम उसी सड़क से जाएंगे। साहब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। इस जंगल में कभी कभी अजीबोगरीब रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। हम एडवेंचर पर निकले हैं, हमें रहस्यमयी घटनाओं को देखना है। मजबूरन कल्लू को जीप का रास्ता उस पक्की सड़क से ले जाना पड़ा। जीप के काफी दूर चलने के बाद अचानक जीप रुक जाती है। तुमने जीप क्यों रोक दी कल्लू? कल्लू तुरंत जीप से उतरकर देखने लगा। वाह, कितनी खूबसूरत और बड़ी हवेली है। अंकिता की बात सुनकर तीनों दोस्त आश्चर्य से उस हवेली को देखने लगे। कल्लू, तुमने बताया नहीं कि यहाँ पर एक सुंदर वीरान हवेली भी है। शायद ये हम जैसे टूरिस्टों के लिए किसी बड़े आदमी ने बनवाई होगी। राजू ने इतना कहा ही था कि तभी एक बूढ़ी स्त्री उन सबको घूरने लगी। कौन हो तुम सब? क्यों, तुम यहाँ कोई पुलिस वाली हो क्या? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस हवेली के अंदर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ इस हवेली का नाम और निशान तक नहीं था। वो अपने शिकार को फंसाने के लिए ऐसा ही करता है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये हवेली कुछ देर पहले अपने आप बनकर तैयार हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़ी औरत उन सब की ओर देखकर भारी आवाज में बोली। नस नस, नस नस, उसके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। तभी वहां पर अचानक से बारिश शुरू हो गई। चलो सब अंदर चलते हैं, इस जंगल की बारिश कहीं हमें बीमार न कर दे। कुछ ही देर बाद अंकिता, नम्रता, वीर और राजू आश्चर्य भरी नजरों से उस पुरानी हवेली को देख रहे थे कि तभी उनके कानों में उस ड्राइवर कल्लू की आवाज टकराई। मैं आप सबसे अभी कह देता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। हम सबको यहाँ से वापस चलना चाहिए। कल्लू की बात सुनकर वीर ने उनकी ओर देखकर हंसते हुए कहा। देखो कल्लू, तुम गांव वाले आज भी पुराने जमाने में ही जीते हो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वीर सही कह रहा है कल्लू, बाहर बारिश हो रही है और रात भी होने वाली है। हमें रात बिताने के लिए इस वीरान हवेली से अच्छी जगह और कहीं नहीं मिल सकती। और तुम देख नहीं रहे कि इस हवेली के अंदर हमारी जरूरत की हर एक चीज मौजूद है। वही सब तो देखकर मैं आप सबसे कह रहा हूँ। कहते हैं कि इस इलाके में एक जिन रहता है साहब, और जिस हवेली में आप खड़े हैं, विश्वास कीजिए मैंने इस हवेली के बारे में कभी नहीं सुना, बल्कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रातों रात ये हवेली बनकर तैयार कैसे हो गई। देखो कल्लू, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो और सुबह 9 बजे वापस आ जाना। हम चारों तुम्हें यहीं जिंदा मिलेंगे। कल्लू डरता हुआ उस हवेली से बाहर निकल गया। वो हवेली से बाहर निकला ही था कि तभी उसके कानों से एक अजीब सी आवाज टकराई। तभी कल्लू के इर्द गिर्द
काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बड़े ही भयानक मानव का रूप धारण कर लिया, जिसका शरीर केवल आधा ही था। उस भयानक मानव की एक आंख, एक हाथ और एक ही पैर था, और एक पैर था ही नहीं। वो अपनी एक लाल आंख से कल्लू को घूरने लगा। कौन हो तुम? देखो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तभी वो आधा भयानक मानव बिजली की रफ्तार से कल्लू के नजदीक आ गया। जैसे ही उसने अपना एक हाथ कल्लू के शरीर पर रखा, अचानक कल्लू के शरीर से मांस मानो उसके कंकाल से अलग होने लगा। कुछ ही पलों बाद कल्लू कंकाल में परिवर्तित हो गया। अंकिता, जो कि नम्रता से बात कर रही थी, अचानक चौंकते हुए नम्रता से कहती है, नम्रता, क्या तुम्हें कल्लू की चीख सुनाई दी? अंकिता, तेरे कान बज रहे होंगे। तभी राजू तीनों की ओर देखकर कहता है, देखो भाई, जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से सफर करके मेरे तो पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चला सोने, तुम चारों अपना अपना कमरा चूज कर लो। कुछ ही देर बाद वो चारों अलग अलग कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे। नम्रता की आंख लगी ही थी कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके पास खड़ा हो। नम्रता ने अपनी आंखें जैसे ही खोली तो उसने देखा कि सामने राजू खड़ा उसे घूर रहा था। ये क्या बदतमीजी है राजू? तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ नम्रता। क्या दिखाना चाहते हो? एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो। राजू नम्रता को हवेली के बाहर ले आया। बाहर तो कुछ नहीं है। तभी अचानक राजू एक तेज धमाके के साथ आधे मानव में परिवर्तित होकर नम्रता को घूरने लगा। अपने सामने उस भयानक आधे दिखने वाले मानव को देखकर नम्रता बुरी तरह से चीखने लगी। नम्रता की चीख सुनकर राजू, वीर और अंकिता घबराते हुए हवेली के बाहर आ गए। तभी उस आधे भयानक मानव ने अपने भयानक पंजे से नम्रता का गला पकड़ लिया। नम्रता के शरीर का मांस भी उसके कंकाल से अलग होने लगा और वो कंकाल में परिवर्तित हो गई। इस भयानक दृश्य को देखकर अंकिता चीखती हुई बोली, इसका मतलब वो बूढ़ी औरत सही कह रही थी। अंकिता ने इतना कहा ही था कि तभी वो आधा मानव बिजली की रफ्तार से अंकिता के करीब आ गया। अचानक एक तेज धमाके के साथ अंकिता के शरीर के परखच्चे उड़ गए। राजू और वीर बुरी तरह से कांपने लगे कि तभी वो बूढ़ी स्त्री हाथ में लालटेन लिए वहां पहुंच जाती है। उसके आते ही वो भयानक मानव धुआं बनकर वहां से गायब हो जाता है। जल्दी से यहाँ से चलो, मैं उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगी। कुछ देर बाद वीर और राजू जंगल में एक झोपड़ी के अंदर खड़े थे। राजू कांपता हुआ उस बूढ़ी औरत से कहता है, आखिर कौन था वो भयानक आधा दिखने वाला मानव? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें वहां से यहाँ जीवित ले आई। उसने हमारी आंखों के सामने हमारी दोस्त अंकिता और नम्रता को मार डाला। आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर क्यों वो आपको देखकर गायब हो गया। कौन है वो? बूढ़ी औरत अजीब अंदाज में भारी आवाज में उन दोनों की ओर देखकर बोली, नस नस जिन। नस नस जिन? नस नस एक तरह से एक जिन होता है। जब कोई जिन किसी इंसानी औरत से शारीरिक संबंध बनाता है और उस औरत का जो बच्चा पैदा होता है वो आधा जिन और आधा इंसान होता है। उसका आधा शरीर नजर नहीं आता और जो आधा शरीर नजर आता है वो बहुत ही भयानक हो चुका होता है। वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है।
वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप उसके बारे में इतना कैसे जानती हैं? क्योंकि वो मेरी ही संतान है। मेरा नाम नीलिमा है। 50 साल पहले मैं सुंदरवन के घने जंगल को गौर से देख रही थी कि तभी मेरा दोस्त राहुल मुझसे कहता है, हमें लगता है कि आज रात हमें यहीं रुकना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। जंगल में रात में कैंपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। तभी अचानक एक बूढ़ा वहां पर आकर हम दोनों को घूरने लगता है। तुम दोनों अभी तक इस जंगल से बाहर नहीं निकले। यहाँ रात के समय रुकना मना है। आज रात हम यहीं रुकेंगे। ऐसा करने की सोचना भी नहीं। तुम नहीं जानते कि ये इलाका एक जिन्न से ग्रसित है। कहते हैं कि इस इलाके में रात में जो भी रुकता है वो सुबह तक जीवित नहीं बचता। अपनी और अपनी दोस्त की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से चला गया। राहुल ने मुझसे कहा, मुझे तो वो बूढ़ा कोई पागल लगा। चलो यहीं पर टेंट लगाते हैं। मैं और राहुल जंगल में ही टेंट लगाकर सो गए थे। आधी रात के बाद अचानक मेरे कानों में राहुल की चीख सुनाई दी। मैं जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकल कर आई, मेरे सामने राहुल की लाश पड़ी हुई थी। तभी अचानक मैं तेज रफ्तार से उड़ती हुई टेंट के अंदर अपने आप चली आई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे शरीर को बुरी तरह से नोच रही हो। मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने पेट को देखकर बुरी तरह से डर गई। फिर आगे क्या हुआ? अगली सुबह आप अपने पेट को देखकर डर क्यों गई? क्योंकि मेरे पेट में उस जिन्न की संतान थी। उसके बाद मैं चाहकर भी इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाई। पहले वो जिन्न मुझे इस जंगल से नहीं निकलने देता था और अब मेरी संतान मुझे इस जंगल से बाहर नहीं जाने देती। इतना कहकर अचानक से वो बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। अगले ही पल वहां काला धुआं फैलने लगा। देखते ही देखते वो काला धुआं उसी भयानक आधे दिखने वाले मानव में परिवर्तित होकर राजू और वीर को घूरने लगा। कुछ ही क्षणों में उन दोनों की चीखें सन्नाटे को चीर गई और उन दोनों के कंकाल जंगल में पड़े हुए थे। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी रुक्मिणी उसे जाने तक से रोक रही थी। अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? रुक्मिणी, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्ते तो अक्सर रात में रोते ही हैं। लोग कहते हैं कि जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडहर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। तुम भी न रुक्मिणी, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए। आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे मत रोको रुक्मिणी, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त राजन को भी साथ लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में राजन और उसका पड़ोसी भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर राजन के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। भीमा, तुमने कुछ सुना?
भीमा जो अपने नाम के जैसा ही लंबा तगड़ा युवक था और बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडहर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने और चिल्लाने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों विचलित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पर आया हूँ। चल हट डरपोक कहीं का। जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सचमुच ही वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दे क्या वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से राजन चुप हो गया और भीमा भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और राजन चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और राजन की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजन पानी लेने वहाँ से चल पड़ा। वहाँ थोड़ी दूर पर ही वो मनहूस खंडहर भी मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। राजन उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडहर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडहर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक राजन के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। राजन तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद भयानक काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजन की चीख निकल गई। राजन के भागने से पहले ही अचानक राजन को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए राजन के सीने पर बैठ गई। राजन की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और राजन के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशकुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडहर के पास रहस्यमयी ढंग से गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं? उस खंडहर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई। जब भी उस खंडहर को तोड़ा गया, दूसरे दिन खंडहर खुद ब खुद अपनी जगह पर स्वयं बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा।
बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे तांत्रिक अघोरा को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक अघोरा की आवाज टकराई। अलख निरंजन। अघोरा मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। रात हो गई है, ये सही समय है, चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना भी पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडहर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर पर आ गए। तांत्रिक अघोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरा की आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? हाँ मुखिया, देखा, मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक अघोरा चीख कर बोला, कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक अघोरा की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के नाम से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडहर में रहती थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए और सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर अघोरा बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कौन है रे तू? लेकिन अघोरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक अघोरा ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। अचानक कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडहर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया।